हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री हरि कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग फिज़िक्स में क्लास 12th में जो चैप्टर चल रहा था हमारा परमाणु संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, इसमें हम लोगों ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से पहले परमाणु की परिभाषा और परमाणु की खोज किस तरह से हुई और क्या क्या इसके परमाणु मॉडल थे, इसके बारे में पढ़ लिया है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और जाकर के उन वीडियोस को ज़रूर से देखें, देन इस वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर करें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया था परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। पढ़ना है इसको, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो चलिए हेडिंग लगाइए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो हेडिंग लगाइए परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, यानी जो रदरफोर्ड थे उन्होंने परमाणु का मॉडल दिया था, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सुनिए। सन 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल दिया जिसके अनुसार परमाणु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को छोड़कर समस्त धन आवेश परमाणु के केंद्र में केंद्रित रहता है। नाभिक के चारों ओर यह इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं और जिनका कुल ऋण आवेश होता है वो धन आवेश के बराबर होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं और इनके लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होता है वो इनके नाभिक के बीच स्थिर वैद्युताकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो कुल मिला के रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो नाभिक में इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर उसका समस्त द्रव्यमान एक जगह पर केंद्रित रहता है और वह नाभिक के चारों ओर खोखले गोले के समान उसके इलेक्ट्रॉन यानी माइनस चार्ज, माइनस पार्टिकल वितरित रहते हैं। तो अब लिखिए इसमें सन 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसके अनुसार परमाणु का द्रव्यमान तथा समस्त धन आवेश परमाणु के केंद्र पर 10 की घात -15 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की त्रिज्या 10 की घात -15 मीटर कोटि की त्रिज्या के नाभिक में संकेंद्रित है। नाभिक के चारों ओर 10 की घात -10 मीटर की कोटि की त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं जिनका कुल ऋण आवेश धन आवेश के बराबर होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो ये था परमाणु मॉडल। अब लिखिए इसमें हेडिंग लगाइए नीचे रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या क्या कमियां थी, इसमें नंबर एक लिखिए। रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु के स्थायित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। नंबर दो में लिखिए, यह रेखीय स्पेक्ट्रम के संबंध में भी जानकारी गलत देता है। यह स्पेक्ट्रम में तरंगों को एक सतत स्पेक्ट्रम के रूप में निर्धारित करता है जबकि तरंगों में स्पेक्ट्रम एक रेखीय के रूप में होते हैं। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल की दो कमियां थीं और जिनको दूर किया था बोहर ने, नील्स बोहर। तो बोहर आए थे रदरफोर्ड के बाद इनके मॉडल की कमियों को दूर करने। तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाइए बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल। तो बोहर का परमाणु मॉडल, इसमें भी पहले सुनिए उसके बाद लिखिएगा। तो बोहर जो आए थे, नील्स बोर इनका पूरा नाम था। सन 1913 में नील्स बोर ने परमाणु के मॉडल को मैक्स प्लांक, वही जो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर किया और उन्होंने 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है, लिखिए आप। 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। नंबर 1, सबसे पहले हेडिंग क्या लगाएंगे, बोहर का परमाणु मॉडल, और उसके बाद उसमें लिखेंगे सन 1913 में प्रोफेसर नील बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में
मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को लगाकर इस मॉडल की कमियों को दूर किया। अब नंबर एक, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज हो, जहां h प्लांक नियतांक है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा वह r त्रिज्या की कक्षा में v वेग से चल रहा हो तो उसका कोणीय संवेग उसका mvr होगा। तो mvr होगा। तो बोहर की इस परिकल्पना के अनुसार जो था, उन्होंने कहा था कि mvr बराबर आएगा nh/2 mvr इज इक्वल टू nh/2, जहाँ पर n जो है ये n एक पूर्णांक संख्या है, 1 2 3 4 पूर्ण नंबर है और जिसे क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। तो ये नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2, सेकंड नंबर लगाइए और उसमें लिखिए स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, यद्यपि उनमें अभिकेंद्र त्वरण होता है, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। ये नंबर 2। अब नंबर 3 लिखिए। नंबर 3 क्या है कि जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है। परमाणु की यह अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्तेजित अवस्था। परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा में केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ठहरकर तुरंत ही नीची कक्षा में वापस लौटता है और लौटते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। तो इस प्रकार से ये नंबर 3 था। और इसमें जो अब इसके नीचे लिखिए आप कि यदि ऊंची कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 तथा नीची कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1 हो, तब तरंगों की आवृत्ति क्या होगी? hν तरंग होगी, तरंग का फोटॉन की ऊर्जा, और जो ऊर्जा में अंतर आएगा वो E2 - E1 होगा। तो न्यू बराबर क्या होगा? E2 - E1/h। इतनी तरंगों की जो आवृत्ति होगी वो उत्सर्जित करेगा। आप ये समीकरण लिखिए और इस समीकरण के नीचे लिख दीजिए कि इस समीकरण को बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध कहते हैं। ये हो गया। तो ये थे हमारे बोहर की परिकल्पनाएं, बोहर मॉडल की परिकल्पनाएं। ठीक। अब हालांकि इन्होंने बोहर का परमाणु मॉडल जो था, इन्होंने अच्छा काम किया था, तो इसलिए बोहर मॉडल के लिए इन्होंने 1922 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और इसके बाद डी ब्रॉगली और समरफील्ड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस मॉडल में अभी और सुधार किए और सुधार की आवश्यकता थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। इसके बाद हाइड्रोजन के समान परमाणुओं का बोहर का सिद्धांत। हेडिंग क्या रहेगी अगली? हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर का सिद्धांत। हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर का सिद्धांत, यानी हाइड्रोजन के समान जो परमाणु होते हैं उनके लिए बोहर का सिद्धांत क्या कहता है। तो ये हेडिंग हो गई, बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। इसके बाद ये चित्र बनाइए। माना इसमें ये एक नाभिक है, जिसमें इसका Z परमाणु क्रमांक है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इसकी R त्रिज्या है, और ये इलेक्ट्रॉन इस पर v वेग से घूम रहा है, वृत्ताकार चक्कर लगा रहा है। तो ये फिगर बना लीजिए। इसके बाद देखिए, हाइड्रोजन सदृश परमाणु में एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक स्थायी कक्षा में घूमता है। माना कि EmV इलेक्ट्रॉन के आवेश, m द्रव्यमान, v वेग है, r कक्षा की त्रिज्या है और नाभिक पर धनावेश Ze है, और जहाँ Z क्या है? परमाणु क्रमांक। अब Z बराबर परमाणु क्रमांक है, चूँकि Z हाइड्रोजन के लिए है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो इसलिए
अब नाभिक के जो आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा वो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होगा। तो इसका अभिकेंद्र बल जो होगा वो F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर कूलाम के नियम से आएगा। और F बराबर क्या होता है mv² बटे आर बराबर 1/4πε0। Q क्या है नाभिक Ze और Q2 क्या है इलेक्ट्रॉन Ze बटे आर स्क्वायर। तो ये mv² बटे आर अभिकेंद्र त्वरण हो जाएगा mv² बटे आर और 1/4πε0 इंटू Ze² बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ से एक काम करते हैं, आर से आर जो दोनों तरफ दिख रहा है वो आर से आर कट जाएगा। तो जब आर से आर ये वाला काट देंगे हम तो यहाँ पर क्या आ जाएगा mv² बराबर Ze² पूरे के बटे में 4πε0 और एक आर ये बच जाएगा। तो यम अब इस आर का इधर गुणा करा दें और जो यहाँ पर बचा है Ze² बटे 4πε0 ये यहीं पर ऐसे ही लिखा रहने दें। अब जो बोहर का सिद्धांत कहता है पहला नियम, बोहर का पहला नियम क्या कहता था कि कोणीय संवेग mvr बराबर किसके होगा nh बटे 2π के बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पर mvr बराबर क्या है nh बटे 2π, ये बोहर के सिद्धांत से है। और ये कहाँ से आया है हाइड्रोजन के समान परमाणुओं के सिद्धांत से। तो अब इन दोनों को हम लोग आपस में मिलाते हैं। किस तरह से मिला पाएंगे, देखिए यहाँ से mv² का मान निकालें तो हमें यहाँ से r का मान चाहिए। तो एक काम करते हैं, सीधे सीधे हम लोग कर रहे हैं यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर क्या है mv²। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ वर्ग करने पर क्या होगा, इसमें समीकरण फर्स्ट का हम वर्ग कर रहे हैं, समीकरण लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट का वर्ग करके सेकंड से भाग करने पर। तो जब वर्ग फर्स्ट का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा m² v² r² और इससे भाग कर रहे हैं तो mv² बराबर में क्या आएगा n² h² 4πε0। ये बटे में आएगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर लिख रहे हैं सीधे 4πε0 इंटू आर और बटे में क्या आएगा 4π² Ze²। और अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कट जाएगा, 4π कट जाएगा, 4π कट जाएगा, यहाँ 1π तब भी बच जाएगा। तो यहाँ बचा क्या है, यहाँ पर m से m कट जाएगा और v² से v², mr² बचा है। तो एक काम करते हैं, सीधे सीधे हम लोग इसको r² है क्या, यहाँ r भी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, एक r से r भी कट जाएगा। तो r बराबर n² h² और ε0 पूरे के बटे में πmze²। यहाँ m नहीं लिखा है, m भी लिखा जाएगा πze²। तो इस तरह से यहाँ पर आ गया n² h² ε0 बटे πmze²। तो इतना यहाँ पर लिखेंगे आप, ये त्रिज्या के लिए फॉर्मूला आया है r बराबर। अब स्थायी कक्षाओं की त्रिज्याओं के लिए यही सूत्र है। अब इसमें जो h है प्लांक नियतांक ε0 का मान पता है, पाई का मान पता है, z परमाणु क्रमांक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इसमें सारे मान पता है हमको। जब इसमें सारे मान पता हैं, केवल n जो है वो n क्या है क्वांटम संख्या, केवल यही बदलने वाला होता है। तो ये r प्रोपोर्शनल टू, इसके नीचे आप लिखेंगे r प्रोपोर्शनल टू n² और इसके बाद यहाँ लिखेंगे नीचे कि अनुमत स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या उनकी कक्ष संख्या के संगत मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि जो r त्रिज्या है वो मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अब यहाँ तक ये हो गया। अब इसके बाद हेडिंग लगाइए बोहर त्रिज्या। बोहर त्रिज्या, बोहर त्रिज्या में लिखिए कि हाइड्रोजन परमाणु Z बराबर 1 की प्रथम कक्षा n बराबर 1 की त्रिज्या निम्न प्रकार होगी। क्या होगी, लिखिए इसके बाद r1 बराबर h² ε0 बटे πm
ई स्क्वायर, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे पाई एम ई स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ एन बराबर कितना था 1, तो ये 1 हो जाएगा और एम भी क्या है, ये जेड क्या था, ये जेड भी 1 था, तो ये सब आ जाएगा इतना R1 बराबर। अब इन सबको सॉल्व करने पर डायरेक्टली हमें इसका मान प्राप्त होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या निकल कर आती है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम निकल करके आती है। तो ये हाइड्रोजन कक्षा की त्रिज्या हो जाती है। अब हाइड्रोजन परमाणु की अब द्वितीय कक्षा अगर निकालनी हो तो यहाँ पर सीधे सीधे Z बराबर हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1 और द्वितीय कक्षा के लिए N बराबर 2। तो R2 बराबर सीधे सीधे क्या निकल करके आएगा, R2 बराबर N स्क्वायर R1, पहली कक्षा का N गुना होगा, R2 बराबर क्या होगा 2 का स्क्वायर R1, तो R2 बराबर कितना होगा 4R1। तो R2 बराबर 4R1 और R1 का मान रख दें, कितना R1 का आया था 0.53, इसका मल्टीप्लाई करवा दें तो कितना आ जाएगा लगभग 2.12 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो ये द्वितीय कक्षा के लिए, इसी प्रकार तीसरी कक्षा के लिए निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर। परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर, डिस्टेंस एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम। परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर लिखिए। इसमें कृष्णिका विकिरण के स्पेक्ट्रमी वितरण की प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या केवल प्लांक के सिद्धांत के आधार पर ही की जा सकती है। इसके अनुसार विकिरण ऊर्जा तथा प्रकाश का विनिमय सतत न होकर ऊर्जा की निश्चित मात्रा hν फोटानों के द्वारा होता है। इसके अनुसार उत्सर्जित फोटानों की ऊर्जा या अवशोषित फोटानों की ऊर्जा की मात्रा hν, 2hν, 3hν, 4hν हो सकती है, इसके बीच में नहीं हो सकती। तो ऊर्जा की कक्षाएं केवल सुनिश्चित ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, इन्हें ही परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर कहा जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, मूल अवस्था या शून्य ऊर्जा अवस्था। इसमें लिखिए परमाणु की कुछ सुनिश्चित ऊर्जाएं संतत या विविक्त होती हैं। तो परमाणु की मूल या निम्नतम अवस्था को शून्य ऊर्जा की अवस्था कहा जाता है। इनमें से अंतिम अवस्था परमाणु की आयनन अवस्था कहलाती है। तो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, परमाणु का आयनन विभव। परमाणु का आयनन विभव। आयनन विभव क्या होता है, लिखिए इसमें कि वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से टकराने पर उसे उत्तेजित कर सके, परमाणु का उत्तेजन विभव कहलाता है। अथवा करके दूसरी परिभाषा लिखिए, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि वह परमाणु को आयनित कर सके, परमाणु का आयनन विभव कहलाता है। तो ये थे आयनन विभव और इसका फार्मूला लिख लीजिए। हाइड्रोजन परमाणु की Nवीं कक्षा में ऊर्जा En, ये फार्मूला काम का है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। En = माइनस का 13.6 और पूरे के अपॉन में n स्क्वायर 13.6 अपॉन n स्क्वायर। तो ये हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा थी। अब नीचे इसके लिखिए फार्मूले के, यदि परमाणु को निम्नतम अथवा मूल अवस्था में +13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा बाहर से दे दी जाए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर हम देखें तो E1 बराबर यहाँ क्या होगा -13.6 बटे 1 का स्क्वायर, कितना आएगा -13.6 और बटे में तो कुछ आएगा नहीं। तो ये मूल अवस्था से अगर कोई इलेक्ट्रॉन 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा दे दे
बाहर से दे दी जाए तो परमाणु की कुल ऊर्जा जो है वो -13.6 और +13.6 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी आयनित अवस्था में पहुंच जाएगा और यही परमाणु की आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, उत्सर्जन तथा अवशोषण संक्रमणों में तरंग दैर्ध्य का आकलन। तरंग दैर्ध्य के लिए इसमें एक फार्मूला होता है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू 1 2 3 7 5 बटे डेल्टा ई इंटू एंगस्ट्राम। ये भी सीधे एंगस्ट्राम में ही होता है। इससे पहले पिछले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्राम, वो भी एंगस्ट्राम में ही था। इसमें भी जब वोल्ट दिया होता था, ऊर्जा वोल्ट में दी होती थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तब ये फार्मूला लगता था। और इसमें ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य हमको निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा 12375 अपॉन डेल्टा ई एंगस्ट्राम। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगले वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।